So, hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. We are going to take the amendment class from today. लगभग 2 लेक्चर्स में आपके पूरे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे. सब्जेक्ट्स कौन से कवर्ड रहेंगे? सब्जेक्ट्स जो आपके कवर्ड रहेंगे वो रहेगा दैट इज JIGL कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस दैट इज SBIL. उसके बाद CMSL एंड ECIPL. ये सारे पेपर्स कवर रहेंगे. अंडरस्टूड? तो CAFM एंड टैक्स लॉ जो है वो आपके प्रैक्टिकल टीचर्स कराएंगे. मैं आपको ये सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट करवा दूंगा. लगभग 2 वीडियो जो है जाएगा, शायद 3 वीडियो जा सकता है, लेकिन 2 वीडियो में हम लोग इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. नोट्स मैंने बना रखा है. ये नोट्स आपको डाउनलोड कर लेना है. कहाँ से डाउनलोड करें? आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में चेक कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो. सबसे पहला हम लोग JIGL को नक्की करेंगे. JIGL में बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट्स है. ओके, तो सबसे पहला अमेंडमेंट है सुप्रीम कोर्ट का केस दैट इज नंदनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज लिमिटेड एंड ANR वर्सेस B गुरप्पा नायडू एंड अदर्स. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट 34/2026 का जो है डेटा है. ओके, अब इसमें बताया क्या कि मैं शॉर्टकट में सबसे पहले तुमको समझा देता हूं, उसके बाद यहां से मार्किंग कर लेंगे. ठीक है, देखो, एक अपने को पता है अपील करना. क्या बताओ? अपील करना है ना. अपील हम लोग कैसे करते हैं? जैसे लोअर कोर्ट है. लोअर कोर्ट में आपको जो जजमेंट पसंद नहीं आया वो सीधा चला जाएगा हाई कोर्ट के पास, है ना. तो हम लोग लोअर कोर्ट के जजमेंट को अपील करते हैं इन हाई कोर्ट में अपील करते हैं. इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के केसेस को भी देख सकता है, एज एन अपील ले सकता है. यस और नो? आंसर इज यस. अब बात ये है, दिक्कत ये आ रहा है कि हाई कोर्ट क्या करता है. हाई कोर्ट उसको, मतलब देखो, हाई कोर्ट करता ये है कि जो कोई भी केसेस उसके पास आ जाए, ठीक है, जो कोई भी केसेस उसके पास आ जाए, अपील के तहत आ जाए, वो ले लेते थे. ठीक है, वैसे ही इंडिया में इतने सारे केसेस पेंडिंग है और वो बार बार अपील्स, जो मतलब अनरीजनेबल अपील्स है, वो ले लेते थे. तो हाई कोर्ट को क्या हो जाता था, वो न्यू केसेस लेने से लेना है उनको, लेकिन न्यू केसेस ले नहीं पाते क्योंकि यार ये पुराने जो केसेस है उनके अपील्स ही उनके पास इतने ज्यादा आ रहे हैं. ठीक है, अपील, बहुत ज्यादा अपील आता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो अपील तो सही बात है, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट जो है ना वो तभी अपील जो है वो अपील को इंट्रोड्यूस करेगा अपने कोर्ट में अगर कुछ कंडीशंस को मीट किया जाए, तभी जाके. ठीक है. अच्छा, देखो होता क्या है. स्कोप ऑफ आर्टिकल 227. सबसे पहले समझते हैं 227 का मतलब क्या होता है. आर्टिकल 227 क्या कहता है? आर्टिकल 227, हाई कोर्ट हैज सुपरविजरी, क्या बताओ? सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन ओवर सबऑर्डिनेट का कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स. उसके नीचे जो कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स है उसके ऊपर सुपरविजन रख सकता है कौन? हाई कोर्ट. सिंपल बात है, ये आर्टिकल अपना 227 कहता है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको समराइज करके बताया, थ्री की प्रिंसिपल्स दे दिया फॉर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन. ठीक है, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है पावर. ठीक है, अपने पावर को, अपने इसी आर्टिकल 227 के पावर को एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने 3 कंडीशन जो है दे दिया है कि देखो हाई कोर्ट, अगर आपको अपने लोअर कोर्ट के केसेस को लेना है तो लो, लेकिन अगर ये 3 कंडीशन मीट हुआ तभी जाके. कंडीशंस क्या है फटाफट बता देते हैं. सबसे पहले, कैनॉट एक्सरसाइज द पावर मतलब जुरिस्डिक्शन, ये 227 वाला पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता हाई कोर्ट अनलेस देयर इज, नंबर 1, अनवारंटेड अजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन. अनवारंटेड अजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब क्या होता है? अनवारंटेड अजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन. अनवारंटेड अजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है जो लोअर कोर्ट है या फिर ट्रिब्यूनल है ना, जो हमारे क्या बताओ लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल है, उन्होंने ऐसा केस ले लिया है जो उनके पावर के बाहर है. समझ में आ रहा है? जो उनके पावर के बाहर है, जो उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर है ही नहीं. तो द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टुक अप अ केस और पास्ड एन ऑर्डर इट हैड नो लीगल ऑथोरिटी टू हैंडल.
तब जाके हाई कोर्ट आके बताएगा कि चलो ठीक है यार, तुमने जो पास किया है ये तो तुम्हारे अंदर आता ही नहीं, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन, तुम्हारे पावर के अंदर आता ही नहीं लोअर कोर्ट, तुमने कैसे पास कर दिया ये वाला, है ना। तो तब जाके हाई कोर्ट इंटरफियर करेगा। हो गया। उसके बाद आता है ग्रॉस अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब क्या होता है ग्रॉस अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन? सिंपल बात है, जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, लोअर कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, लोअर कोर्ट के पास एक जुरिस्डिक्शन होगा। अब जुरिस्डिक्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जुरिस्डिक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, एरिया नहीं होता, जुरिस्डिक्शन का मतलब पावर भी होता है, ठीक है, एंड ऑल्सो इट ऑल्सो मीन्स एरिया। तो ये जो किसी भी हाई कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का क्या होता है, जुरिस्डिक्शन होता है। तो तुम किस एरिया तक कंट्रोल करते हो, ये तुम्हारा पावर बताता है, राइट, कि तुम कहां तक तुम अपने पावर को यूज कर सकते हो। तो सेम ही मीनिंग है, एरिया एंड जुरिस्डिक्शन एंड पावर एंड ऑल दैट, ठीक है। Now, the lower court had jurisdiction but exercised it in a way that violates natural justice. Simple बात, that violates natural justice या फिर procedure या फिर basic principle of law, ये सब कुछ जो है क्या करता है बताओ, वायोलेट करता है। ग्रॉस अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन, अपने पावर को अब्यूज करना। लोअर कोर्ट ने अपने पावर को अब्यूज किया है, समझ में आ रहा है। नेचुरल जस्टिस, देखो कोई भी चीज अब्यूज किस प्रकार से हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग इन दिस कंटेक्स्ट, कि देखो जो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, नेचुरली जस्टिस मिलना चाहिए, वो जस्टिस नहीं मिला बिकॉज द कोर्ट हैज अब्यूज्ड इट्स पावर, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा है अनजस्टिफाइबल रिफ्यूजल टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब ये होता है, देखो, अनजस्टिफाइबल रिफ्यूजल टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, लोअर कोर्ट के पास पावर है ये वाले केसेस को इंट्रोड्यूस करने का, अपने कोर्ट में पावर है, सुनने का, देखने का पूरा पावर है इन सब केसेस को। कौन से केसेस को सर? जो भी इसके पावर में आता है उन सारे केसेस को। लेकिन उसने विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन बोल दिया कि मेरे को नहीं देखना ये केस। हाई कोर्ट ने, सॉरी, जो लोअर कोर्ट है उसने क्या दिया, मेरे को नहीं लेना ये केस अपने कोर्ट में। समझ में आ रहा है। द लोअर कोर्ट लीगली हैड द ऑथोरिटी, उसके पास लीगल ऑथोरिटी था, ड्यूटी, और उसको ड्यूटी भी था उसके ऊपर काम करने का, ठीक है। लेकिन उसने कह दिया है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, आई एम नॉट डूइंग इट, अबंडेंट कर दिया। समझ में आ रहा है ना उस केस को। तब हाई कोर्ट आता है। तो ये तीन चीज समझ में आ चुके, एक बार फटाफट रिकैप करते। एक है अनवारंटेड अजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्या बताओ, अनवारंटेड अजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, उसके पावर के बाहर जाके काम करना। ग्रॉस अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन, अपने पावर को मिसयूज करना। एंड अनजस्टिफाइबल रिफ्यूजल, अपने पावर को यूज करने से मना कर देना, बोला कि नहीं, मैं मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है लेकिन मैं नहीं करने वाला। ऐसा क्या है, समझ में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तीन कंडीशन दे दिया कि कब कब हाई कोर्ट इंटरफियर करेगा, कि कब कब हाई कोर्ट इंटरफियर करेगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ चुका है? हाँ जी, बता दो फटाफट। तो आपको याद क्या रखना, ये तीन चीज तुमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर मैं तुमको बताऊं तो तीन चीज तुमको याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट समराइज कर दिए तीन की प्रिंसिपल्स को, अनवारंटेड अजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, ग्रॉस अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन और अनजस्टिफाइबल रिफ्यूजल टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इसका जो मीनिंग है मैंने तुमको बता दिया, इसको लिख देना है साइड, पीडीएफ के साइड में लिख दो एंड उसको अंडरस्टैंड कर लो। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। दूसरा अमेंडमेंट आता है अपने सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड, सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड। यहां पे है हमारा रेस जुडिकाटा का टॉपिक। क्या बताओ? रेस जुडिकाटा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। अच्छा फटाफट मेरे को कोई बच्चा बता दो रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है, बता दो फटाफट। हाँ जी दो सेपरेट सूट फाइल होता है रेस जुडिकाटा में, क्या बता दो? ये जो रेस जुडिकाटा है इसमें दो सेपरेट सूट फाइल होता है, फर्स्ट सूट एंड सेकंड सूट, ठीक है, फर्स्ट सूट एंड सेकंड सूट। फर्स्ट सूट में जो पार्टीज है उनके जो लिटिगेशन है, मतलब प्रॉब्लम है, पार्टीज है, उनका जो इशू है, इसको इशू कह देता हूं उसको, तुमको दिक्कत नहीं आएगा। पार्टीज है, इशू है, वो सेम मैटर है, सेम मैटर पूरा सेम है। इसका एक बार जजमेंट आ चुका है। अब वो क्या कर रहा है, कोई भी इंसान इस सेम सूट को लेकर किसी दूसरे कोर्ट में जाके फाइल कर रहा है। देखो नॉर्मली अपने को क्या पता है कि तुम अपील कर सकते हो, लेकिन फ्रेशली कोई भी इंडियन कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया उसके अगेंस्ट तुम अपील जरूर कर सकते हो, लेकिन तुम उस केस को फ्रेशली रजिस्टर नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज ये कोर्ट का वेस्ट ऑफ टाइम होता है। अंडरस्टूड ना? तो ये होता है हमारा रेस जुडिकाटा। अब अपन लोग पहले देखते थे दो सूट के बीच में
मतलब ये लगता था रेस जुडिकाटा, है ना, कि पहला सूट हो गया, उसके बाद सेम केस तुम लेकर सेम पार्टीज के बीच में सेम मैटर जो है वो सेम टाइटल को लेकर तुम चले गए अपने दूसरे कोर्ट चले गए, दूसरे कोर्ट चले गए सेम मैटर को लेकर, है ना, फाइल करने। तो ये होता था रेस जुडिकाटा, अंडरस्टूड। तो ये मना था, ये तुम कर नहीं सकते थे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे चेंजेस आया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बोला पहले क्या था कि अप्लाइड बिटवीन टू सेपरेट सूट, दो अलग अलग सूट फाइल किया जाता था, ये है फर्स्ट सूट, ये है सेकंड सूट, ठीक है। अब स्टेजेस में अप्लाई होगा। स्टेजेस का मतलब होता है, देखो एक ही सूट है, फर्स्ट सूट, तो रेस जुडिकाटा का जो डेफिनेशन है ना, इसको थोड़ा और ब्रॉडर कर दिया। सिंपल बात यह है कि फर्स्ट सूट चल रहा है, ठीक है, यहां पे कोई एक मैटर है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसी फर्स्ट सूट में डिस्कस हो चुका है। अब प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है, सेकेंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा, बाकी सारे जो मैटर्स है वो भी सुनेंगे हम लोग। तो जो मैटर ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, देखो पहले ही कोर्ट ने इस मैटर को डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कोर्ट ने इग्नोर नहीं किया इस मैटर को, कोर्ट ने कहा गया इस मैटर को कोर्ट ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कोर्ट ने इस मैटर को डिस्कस कर लिया था, ये कोर्ट ने इस मैटर को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। अब उसी सूट में ये जो प्रोसीडिंग चल रहा है, वहां पे दोबारा इस मैटर को, इस इशू को दोबारा उठा दिया कैंडिडेट ने, हमारे पार्टीज ने, अंडरस्टूड। तो ये मना है, तो यहां पर रेस जुडिकाटा लगा दी, बोले कि एक बार ये मैटर डिस्कस हो चुका है, इसको फिर से क्यों डिस्कस करना है तुम्हें, है ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है। देखो फटाफट यहाँ पे also applies between two stages of the same litigation। अलग अलग स्टेज होता है ना, हमारा जो लिटिगेशन चल रहा है यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ तुमको पता है ना आईपीसी के जो बहुत सारे स्टेजेस हम लोग पढ़ते हैं, तो उन स्टेजेस जो है, स्टेजेस के बीच में जो पहले डिस्कस हो चुका है दोबारा से तुम लेकर आ रहे हो, है ना, तो यही चीज है। तो ये स्टेजेस में अप्लाई हो जाता है। पहले क्या था, दो सूट हम लोग फाइल करते थे, यहाँ पे सेम ही सूट है, सेम ही केस चल रहा है, सेम ही तुम्हारा लिटिगेशन है, एक ही लिटिगेशन है, लेकिन अलग अलग स्टेज होता है ना इसको प्रोसीड करने का। तो अलग अलग स्टेजेस में जो एक बार डिस्कस हो चुका है उसको दोबारा नहीं लेकर आना है डिस्कस करने के लिए, ठीक है। देखो second application is barred by res judicata if a similar issue was previously decided। यार इस इशू के ऊपर हम लोगों ने प्रीवियसली डिसाइड किया है, बिटवीन द सेम पार्टीज प्रीवियसली डिसाइड हो चुका है। यहाँ पे याद रखना दो सूट का केस नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक ही सूट है, लेकिन एक सूट के अंदर बहुत सारे अनेकों प्रोसीजर, अनेकों स्टेप्स है। तो स्टेप्स को जो हम लोग एक बार कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक बार कंप्लीट हो चुका है ये स्टेप, इसके ऊपर डिस्कस हो चुका है, इसको दोबारा एंड में लाके फिर से उसको उठा देना, ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है ना दोस्तों। तो देखो क्या है, ensures finality in litigation and prevents re-agitation of same issue at subsequent stages। अलग अलग स्टेजेस में सेम इशू को उठाना। founded on public policy, a party which has once succeeded or failed on an issue should not be permitted to re-agitate। ठीक है, इसको दोबारा से लाने का कोई मतलब नहीं है, बाकी जो कंडीशंस है, बाकी जो प्रोसेस है उसके ऊपर ध्यान दो। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, अगर मोटा मोटा तुमको मैं पूछूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यू कांट कीप रेजिंग द सेम इशू एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम लॉ सूट। एक ही लॉ सूट है, अलग अलग स्टेजेस है, वहां पे तुम सेम इशू को बार बार नहीं उठा सकते। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग दोस्तों, लिमिटेशन में जाएंगे। लिमिटेशन का बहुत ही प्यारा सा चेंज आ चुका है। देखो लिमिटेशन में क्या है, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना लिमिटेशन तुमको पता होना चाहिए। लिमिटेशन अगर तुमने चैप्टर नहीं किया है तो यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार लिमिटेशन चैप्टर कर लो, उसके बाद ये देख लेना है, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं हम लोग। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है बता दो फटाफट। हाँ जी, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी केस तुम फाइल कर रहे हो उसका एक टाइम डेट पीरियड होता है कि इतने डेट के अंदर अंदर तुम इस प्रकार के केसेस को रजिस्टर कर सकते हो, है ना। एक लिमिटेशन पीरियड होता है केस फाइल करने का, है कि नहीं बताओ। क्या वो लिमिटेशन पीरियड एक्नॉलेजमेंट से एक्सटेंड हो सकता है? हाँ, हम लोगों ने ये भी देखा है कि एक्नॉलेजमेंट से कोई भी लिमिटेशन टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। इतना क्लियर है, इतना बेसिक चीज क्लियर है, ओके। अब सुनो, बात ये है
कि जब हम लोग करते हैं क्या, मैं बता देता हूं तुमको। जब हम लोग आईबीसी करते हैं ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में एक बंदा आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आईआरपी। आईआरपी आता है ना, जो ये पूरा प्रोसेस को देखता है, ठीक है। अब सुनो, हुआ ये कि एक टाइम पीरियड है, एक लिमिटेशन है केसेस को फाइल करने का, ठीक है, केसेस को फाइल करने का एक टाइम पीरियड है। एक क्या क्या है, देखो, केसेस को फाइल करने का एक टाइम पीरियड है। यही है लिमिटेशन एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड को दोबारा से चालू क्या हम लोग कर सकते हैं, ये लिमिट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ, किसके द्वारा? एक्नॉलेजमेंट के द्वारा, एक्नॉलेजमेंट के द्वारा, ठीक है। अब होता ये है, आईबीसी में क्या होता है, सेक्शन 7 आईबीसी के एप्लीकेशन में, अब देखो हुआ ये जो तुम्हारा इंटरियम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, क्या बताओ, या फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर आरपी कहते हैं हम लोग, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, आईआरपी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये सारे जो है ये क्या करते हैं, अगर तुम्हारे कंपनी में कोई डेट है, क्या बताओ, डेट है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी पीरियड प्रोसीडिंग के दौरान अगर तुम्हारे कंपनी में कोई डेट है तो तुम इसको बताओगे आईआरपी को कि डेट है, क्या है बताओ, डेट है। कौन बताएगा? जिसने तुमको एक तुम्हारे कंपनी को लोन दिया है वही ना आके बताएगा कि मैंने कंपनी को लोन दे रखा है, मैंने कंपनी को लोन दे रखा है। सुनो इसको अच्छे से, ठीक है। अब सुनो, स्टोरी के माध्यम से सुनो तो तुमको मजा आएगा, चीजों को समझने के लिए मजा आएगा। अच्छा, ये जो हम लोग आईबीसी करते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड करते हैं, कब होता है, जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है ना। तो ये जो आईआरपी वो क्या करता है, कंपनी के बुक्स को निकालता है, सारे क्रेडिटर्स को कहता है कि क्रेडिटर्स एक के बाद एक आ जाओ, आके मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या क्रेडिट दे रखा है कंपनी को। और ये आईआरपी क्या करेगा, बुक के साथ कंपेयर करेगा एंड वो रजिस्टर करेगा कि हाँ इस बंदे ने लोन दिया है, ये है क्रेडिटर्स, समझ में आ रहा है, इतना डेट है कंपनी के ऊपर, ये है, ये सारे लिमिटेशन। इसमें से कोई एक बंदा जो है ना वो सो रहा था, ठीक है, जब ये आईबीसी जब तुम्हारा कंपनी के ऊपर आईबीसी चालू हो गया, ठीक है, तो ये बंदा सो रहा था, इसने इसने आया नहीं, वो आया नहीं, समझ में आ रहा है, वो अब क्लेम करने आया नहीं अपना डेट। अब टाइम पास हो गया, टाइम बहुत पास हो गया, सब कंपनी ने अपने सारे डेट्स वगैरह दे दिया जिन्होंने भी आया, केस बंद हो गया, आईबीसी खत्म हो गया, 3 साल गुजर गया। उसके बाद ये अचानक आके कंपनी को लेकर जाता है कोर्ट में, मतलब कोर्ट मतलब ट्राइब्यूनल में, ऑब्वियसली कंपनी ट्राइब्यूनल में जाता है और कहता है, ट्राइब्यूनल को कहता है, क्या कहता है बताओ, ट्राइब्यूनल को कहता है कि इस कंपनी ने मेरे से लोन लिया है। तो ट्राइब्यूनल क्या करता है, आईआरपी को बुलाता है, ठीक है, बोलता है कि चेक करो क्या सच्ची में कंपनी ने लोन लिया है कि नहीं। तो आईआरपी एडमिट करता है, बुक्स के साथ कंपेयर करके देखता है कि हाँ इसने तो लोन दिया था कंपनी को, समझ में, कंपनी ने इससे लोन लिया था, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आईआरपी जो है वो एक्सेप्ट करता है, क्या करता है बताओ, एडमिट करता है कि हाँ डेट जो है वो लिया गया था, किससे, इस इंसान से, समझ में आ रहा है। अब सुनो, क्योंकि ये आईआरपी ने एडमिट किया, क्योंकि ये आईआरपी ने एडमिट किया, अब ये बंदा शाना इंसान कहता है क्योंकि आईआरपी ने एडमिट किया, उसे तो मान रहा है कि मैंने उसको डेट दिया, तो मेरा लिमिटेशन पीरियड वो एक्नॉलेज कर रहा है। आईआरपी क्या कहता है, कहता है कि सॉरी, ये जो इंसान है क्रेडिटर ये कह रहा है कि आईआरपी ने एक्नॉलेज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको, सुनो, एक्नॉलेजमेंट का बात यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर एक्नॉलेजमेंट हो जाए यहाँ पे तो ये जो इतना साल सो रहा था ना, इसका टाइम पीरियड फिर से दोबारा चालू हो जाएगा और फिर से ये डेट जो है क्लेम कर पाएगा कंपनी से। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहता है कि देखो, ये जो तुम्हारा आईआरपी ने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लेरिकल टास्क किया है, एडमिट करने, देखो एडमिशन किया तुम्हारे क्लेम को, तुम्हारा जो क्लेम था एडमिट किया, लेकिन तुम आ रहे हो 3 साल बाद, 3 साल बाद आके तुम क्लेम कर रहे हो, एडमिट किया आईआरपी ने या फिर आरपी ने एडमिट किया कि हाँ तुम्हारा तो ऐसा डेट था। तो वो इंसान, वो जो क्रेडिटर था, वो बंदा कहने लग गया तो ठीक है, इसका मतलब तो एक्नॉलेजमेंट हो गया, इसका मतलब मेरा टाइम पीरियड फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से अब तो मैं अपना पैसा रिटर्न ले सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट डज नॉट अमाउंट टू एक्नॉलेजमेंट अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
कहा कि आईआरपी ने जो एडमिट किया कि तुमने कंपनी को पैसा दिया है, ये एडमिशन कब हुआ? बहुत टाइम बाद हुआ। ये ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के टाइम नहीं हुआ, ये तुम 3 साल बाद आ रहे हो। तुम्हारा तुम्हारा टाइम पीरियड निकल चुका है, तुम्हारा टाइम पीरियड निकल चुका है, तुम बाद में आके कह रहे हो। और उसके बाद में आईआरपी ने एक्नॉलेज किया इस चीज को। इससे लिमिटेशन में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, इससे टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं होता। तुमने जो डेट क्लेम नहीं किया वो वैसा ही रहेगा, तुमको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। समझ में आ चुका है ना? इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया तुमको, सो दैट तुमको कोई दिक्कत ना आए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा क्या किया बताओ? लिमिटेशन पीरियड के एक्नॉलेजमेंट के ऊपर बात किया। बोला कि इट डज नॉट अमाउंट टू एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। और लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन वाला चैप्टर जितने भी बच्चों ने पढ़ा उनको पता है कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है टाइम पीरियड दोबारा स्टार्ट हो जाना, है ना? समझ में आ रहा है बंधु? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें मैंने छोटा करके लिख भी रखा है, एडमिशन ऑफ डेट बाय आरपी ड्यूरिंग सीआरपीसी इज फॉर द पर्पस ऑफ कोलेटिंग क्लेम्स, not an acknowledgement of liability that extends the limitation period. It is an administrative function, not a legal acknowledgement. ये acknowledgement नहीं होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आईआरपी ने जब ये इंसॉल्वेंसी चल रहा था तब उसने ये एडमिट किया, तब उसने अपने बुक्स में लिखा कि हाँ XYZ जो है उसने डेट दिया था कंपनी को, लेकिन क्लेम करने आया ही नहीं बंदा। क्लेम करने वो आया, तुम क्रेडिटर हो, तुम जाओगे ना क्लेम करने। अगर तुम भूल गए, ये कंपनी का ड्यूटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्रेडिटर आके वो बाद में 3 साल बाद आके कह रहा है कि देखो देखो अपने बुक्स में देखो, मेरा नाम वहां पे रहेगा। ठीक है, वो हमारा जो आईआरपी है उसने अपने बुक्स में जो है नाम लिख रखा है मेरा, देखो अच्छे से। तो ये तब जाके तुम क्लेम करना, तब तुमको नहीं मिलने वाला, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड जो वो एक्सपायर हो चुका है। और क्योंकि आईआरपी ने इसका तुम्हारा नाम मेंशन कर रखा है बुक्स में, इसका मतलब ये नहीं कि वहां से एक्नॉलेजमेंट चालू हो गया और वहां से तुम्हारा लिमिटेशन फिर से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता। सिंपल बात समझ में आ चुका है? तो आईबीसी की केस में अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए कि क्रेडिटर सो रहा था, बाद में आया और कह रहा है कि क्योंकि आईआरपी ने बुक्स में मेंशन किया है, एडमिट किया है, मेंशन नहीं कहते हम लोग, प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में एडमिट किया है कि ये जो है एज अ क्रेडिटर है, उसने डेट दे रखा है कंपनी को, तो क्या वहां से आईआरपी का इस चीज को एडमिट करना, क्या वो एक्नॉलेजमेंट हो जाता है? आंसर है नहीं, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। इस ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है। क्या ये समझ में आ रहा है? केस का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, शंकर खंडेलवाला वर्सेस ओमकार एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एकदम ताज़ा केस है 2026 का। ये सारे केस लॉस जो है, ये सारे केस लॉस के ऊपर ही तो होता है चेंजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले दोस्तों वो है, कहा गया ये लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन मीडिएशन कंसाइलेशन का चैप्टर है। इसमें बहुत ही एक इजी सा चेंजेस आया है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नॉर्मली पहले ये चीज क्लियर नहीं था, आर्बिट्रेशन में तुमको पता है जो आर्बिट्रेटर्स है उन्होंने जो अवार्ड दे दिया वो फाइनल अवार्ड रहता है। आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है, जो अवार्ड दे देता है तुमको, वो फाइनल रहता है। और वही अवार्ड जो है, अवार्ड मतलब जजमेंट है ना, जो हमारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता है। ठीक, अभी जो आर्बिट्रेटर्स ने दे दिया वो फाइनल है तुम्हारा, है ना, फाइनल है। ये सिविल कोड जितना पावर रखता है। अब बात ये है कि अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो इस चीज से, देखो, तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे अपील। तुम क्या करोगे बताओ? अपील करो। क्या तुम कोर्ट में नहीं जा सकते? तुम कोर्ट में जा सकते हो, जरूर जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम कोर्ट में नहीं जा सकते। तुमको पसंद नहीं आया ये, तुम कोर्ट में, आर्बिट्रेशन तो एक प्रकार का तुम्हारा ऑप्शन है कि तुम आर्बिट्रेशन के माध्यम से पीसफुली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, लेकिन तुमसे हुआ नहीं तो तुम जाओगे कोर्ट में। अब होता क्या था, तुम इस चीज को समझो कि एक बार अवार्ड आ गया, अवार्ड आने का मतलब जजमेंट आ गया तुम्हारा ट्रिब्यूनल का। मतलब कौन सा ट्रिब्यूनल सर? ये है तुम्हारा वो आर्बिट्रेशन वाला ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका जवाब आ गया, इसका अवार्ड आ गया। जैसे आ गया, एक रहेगा विनर पार्टी, दूसरा रहेगा लूजर पार्टी जो हार गया केस, एक रहेगा विनर। विनर क्या करेगा? फटाफट क्या करेगा, वो अपने जो लूजर पार्टी है उसके एसेट वगैरह जो है, ठीक है, उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। कुछ भी दाव पे लग सकता है, जमीन जायदाद एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब कुछ आ सकता है। तो लूजर पार्टी के पास कोई ऐसा पहले क्लियर रूल नहीं था कि वो कोर्ट में जाके
इंटरिम ऑर्डर पास कर पाए, ठीक है, क्या बताओ, इंटरिम मेजर्स ले पाए। इंटरिम मेजर्स मतलब देखो तुम लूजर पार्टी हो, ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अपील करोगे, है ना, अपील करोगे। अब इस अपील के दौरान अगर जो विनर पार्टी है वो सारे एसेट्स को एक के बाद अपने पास रखना चालू कर दे, तो तुम अपील कब करोगे, है ना, ये दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया ये कि जो लूजर पार्टी है, सिर्फ लूजर पार्टी के लिए नहीं, विनर विनर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी पार्टी हो सकता है। जब तुम्हारा अवार्ड वगैरह आ जाए, ठीक है, आफ्टर द अवार्ड, ठीक है, तुम अगर चाहते हो अपने एसेट्स को इधर उधर ना होने के लिए, क्योंकि तुमको फिर से अपील करना है या फिर कुछ इसको आगे बढ़ाना है, तो तुम कोर्ट में जा सकते हो इंटरियम मेजर्स के लिए। क्या बताओ, इंटरियम मेजर्स के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पहले जो था ना ये अनक्लियर था, क्या वो लूजिंग पार्टी अप्रोच कर सकता है कि कोर्ट को, क्या वो लूजिंग पार्टी जो है वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को अपने एसेट्स को फ्रीज करने के लिए, जब तक कि ना वो अपने एसेट्स को क्या करवाएगा, फ्रीज करवाएगा, सो दैट ये विनर पार्टी सारे एसेट्स को लेकर भागना चाहे, क्योंकि इसको अपील करना है, लूजर को अपील करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। तो इंटरियम रिलीफ के लिए पार्टी जा सकता है, ये विनर भी जा सकता है, लूजर भी जा सकता है, सिंपल बात, ठीक है। इंटरियम रिलीफ, सिर्फ इस चीज का याद रखना, ठीक है। देखो फटाफट फटाफट, सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट यूज्ड फॉर इंटरियम मेजर्स पेंडिंग आर्बिट्रेशन पोस्ट अवार्ड स्टेज के बाद में कैन बी इवोक्ड बाय एनी पार्टी। कोई भी पार्टी जो है इंटरियम मेजर्स इन्वोक कर सकता है, मतलब कोर्ट के पास जा सकता है फॉर इंटरियम मेजर्स। एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इंक्लूडिंग अनसक्सेसफुल पार्टी में इन्वोक सेक्शन 9 एट पोस्ट अवार्ड स्टेज, ठीक है। अवार्ड मिलने के बाद भी वो इन्वोक कर सकता है सेक्शन 9। इन्वोक करने का मतलब क्या होता है? सेक्शन 9 को यूज करना, है ना। सेक्शन 9 क्या होता है? इंटरियम मेजर्स का। तो कोर्ट में एक्सरसाइज केयर, कॉशन एंड circumspection while dealing with such applications obviously ensures party retain right to approach court for interim measures until judicial process accumulates। सिंपल चीज है, ठीक है। The object and purpose of section 9 is to ensure parties retain right to approach court for interim measures until the judicial process has reached। सिंपल बात है। क्या ये समझ में आ रहा है ना? जो तुमको मैंने बताया वही तुमको याद रखना है, ठीक है। तो तुम पहले क्या था, पहले जब तक आर्बिट्रेशन पेंडिंग था, अवार्ड नहीं आया, आर्बिट्रेशन पेंडिंग है, तब इंटरिम मेजर्स के लिए तुम कोर्ट में जा सकते हो। ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि तुम्हारा अभी तक अवार्ड नहीं आया, तो तुम जा सकते हो कहाँ पे? कोर्ट में इंटरिम मेजर्स के लिए। कुछ भी कारण हो सकता है इंटरिम मेजर्स के लिए। भाई अवार्ड आ गया, क्या इसके बाद भी तुम जा सकते हो कोर्ट में अपने एसेट्स को फ्रीज करने के लिए? क्योंकि तुमको अपील करना है दोस्तों। ये तुमसे ये जो आर्बिट्रेशन का जजमेंट है तुमको अच्छा नहीं लगा, तो क्या ये हो सकता है? आंसर है यस। तुम अपने एसेट्स को फ्रीज करवाने के लिए कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो। इसके ऊपर एक केस स्टडी वगैरह दे देंगे, तो दिमाग मत हिला देना। याद रखना, होम केयर रिटेल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हर्ष एंड संघावी, सुप्रीम कोर्ट 24/4/2026। क्या ये समझ में आ रहा है? ये है अमेंडमेंट तुम्हारा। अब लास्ट अमेंडमेंट है जेआईजीएल के, इसको अच्छे से देखो, लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसको बहुत अच्छे से देखना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या चक्कर है? देखो देखो बहुत सिंपल वे में तुमको समझाता हूं। ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूं। इसका टॉपिक क्या है? टॉपिक तुम याद कर लो सबसे पहले। कहा गया? हाँ, कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट कैन बी क्वॉश्ड ऑन कंप्रोमाइज। देखो सिंपल चीज देखो, देखो ये है पार्टी ए, ठीक है, ये है पार्टी बी। पार्टी ए ने पार्टी बी को क्या दिया? चेक, ठीक है, चेक दिया, ठीक है। अब पार्टी बी क्या करेगा? चेक को लेकर कहां पे जाएगा? बैंक के पास जाएगा। जैसे वो चेक को क्लियर करने बैंक के पास गया, चेक हो गया बाउंस। इतना जोर का बाउंस आया, बाउंस हुआ चेक, क्या ही बताए, ठीक है, बहुत बड़ा बाउंस हो गया। अब जैसे ही बाउंस हो गया चेक, पार्टी बी को आ गया गुस्सा। उसने कहा इसने तो मेरे साथ नाइंसाफी कर दिया है, मैं इसको जेल लेकर जाऊंगा। पार्टी बी ने पार्टी ए के ऊपर केस कर दिया, ठीक है, केस कर दिया। अब कोर्ट में गया, कोर्ट में जजमेंट आया, ठीक है, कि पार्टी ए ने ऑब्वियसली ये जो चेक बाउंस का केस है इसमें गिल्टी पाया गया पार्टी ए को, क्योंकि पार्टी ए को
क्या हो गया बताओ ना, उसका जो उसने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया। ठीक है, देखा जाए ना ये जो चेक बाउंसिंग वगैरह का चीज होता है ना, ये नॉर्मली सिविल सूट होता है। क्रिमिनल क्रिमिनल सूट वाले चद्दर को पहन के वो लोग कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिविल सूट होता है, सिविल केसेस होते हैं नॉर्मली। अच्छा जो भी हो, देखो इस चीज को, कोर्ट कोर्ट ने क्या कन्विक्शन दिया, कोर्ट का कन्विक्शन क्या है, कोर्ट का कन्विक्शन क्या है, पार्टी ए क्या है, गिल्टी। कहा गया, पार्टी ए क्या है, गिल्टी। एक बार गिल्टी और एक बार तुमने कन्विक्ट हो गए तुम, तो तुमको क्या देना पड़ेगा, या तो फाइन या तो जेल टाइम। और फाइन तुम्हारे पास वैसे भी पैसा नहीं है तो तुमको जेल टाइम वैसे भी करना ही है, तो जेल टाइम या तो फाइन तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, पार्टी ए को। अब ये था पहले, अब पार्टी ए के पास कोई ऑप्शन नहीं था कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज, किसी प्रकार का जो है ना चीज करने, क्योंकि एक बार कोर्ट का कन्विक्शन आ गया है तो आ गया है, अब तुम कुछ कर नहीं सकते। ठीक, नया रूल क्या है, नया रूल में बताया कि कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट कैन बी क्वॉश्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब ये कि अगर पार्टी ए जजमेंट आने के बाद, कन्विक्ट होने के बाद वो दौड़ता दौड़ता गया घर में, अपने सारे सोने जेवरात जो भी है वो बेच बाच के जो भी पैसा बी को देना था, पार्टी ए ने पार्टी बी को पेमेंट कर दिया, पेमेंट डन। ठीक है, ये एक ऑप्शन है पार्टी ए के पास, कन्विक्शन के बाद भी कोर्ट अपना ही कन्विक्शन को क्वॉश कर देगा, बोलेगा चल ठीक है, तूने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तूने सेटलमेंट कर लिया, तूने पैसा दे दिया उसको, तो ठीक है, हम खुश है, कोर्ट खुश है। कोर्ट पहले बहुत वो था, क्या कहते हैं इसको, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में घूमता था कोर्ट, बोला कि हम जो जजमेंट सुनाए उसको तुमको फॉलो करना ही होगा। अब का कोर्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो कहा कि पार्टी ए ने अगर पेमेंट कर दिया, इवन आफ्टर कन्विक्शन अगर उसने पेमेंट कर दिया, पेमेंट डन हो गया, तो आप हम अपने कन्विक्शन को क्वॉश कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, कैन बी क्वॉश ऑन कॉम्प्रोमाइज। क्या समझ में आ रहा है? तो कोर्ट पहले रिफ्यूज कर सकता था पोस्ट कन्विक्शन, मतलब कन्विक्शन होने के बाद जो भी कंपाउंडिंग होता था, मतलब तुम दोनों के बीच में जो सेटलमेंट होता था, वो कोर्ट जो है पार्टी ए पार्टी बी के बीच में जो सेटलमेंट होता था, वो कोर्ट जो है वो मना कर देता था, कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैंने पनिशमेंट दे दिया है तो तुम जेल जाओ। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड कॉम्प्रोमाइज एंड कंपाउंडिंग द ऑफेंस। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट हो गया, कन्विक्शन एंड सेंटेंस कैन बी क्वॉश्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज, पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, पैसा दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी बी को क्या दिक्कत है, पार्टी बी को अपने पैसे से दिक्कत था, उसने इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दिया, पार्टी ए ने इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दिया, बी को, बी खुश, तो हम जेल क्यों जाए। तो ऐसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन सुना है ये। और ये तुमको लगता होगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, बेटा डेली होते हैं ये सारे केसेस, तो बहुत सारे नादान परिंदे जो है ना वो बच चुके हैं, इस कोर्ट जेल जाने से तो बच चुके कम से कम। तो तुमको याद क्या रखना है, परशारनाथ वेल्ड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड एएनआर, सुप्रीम कोर्ट 27/5/2026। क्या है, समझ में आ रहा है? हो चुका है, ये हो गया हमारा जेआईजीएल का कंप्लीट कॉम्बो पैक। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दोस्तों वो है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे चेंज आया है, चेंज नहीं इंक्लूजन कह सकते हम लोग। कंपनी लॉ का अमेंडमेंट देखो, जेआईजीएल का अमेंडमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंपनी लॉ का अमेंडमेंट देख लो, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में ब्रिक्स वालों को यहाँ पे स्वागत कर दिया। बॉडी कॉर्पोरेट, न्यू डेवलपमेंट बैंक्स एज बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अच्छा पहले ये पढ़ो, तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। द न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने बैंक बनाया। बैंक का नाम क्या है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक्स। इन बैंक्स को हम लोगों ने ऑफिशियली बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में घुसा दिया है, सिंपल एज दैट। इतना ही है तुम्हारा, समझ में आ रहा है, इतना ही है। पहला अमेंडमेंट कंप्लीट, ठीक। दूसरा देखो, अब ये तो अमेंडमेंट आ चुका है दिसंबर रूल 2025, दिसंबर 1 2025 से, बहुत ब्यूटीफुल है। स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। अब डेफिनेशन में है ये कि पेड अप शेयर कैपिटल, देखो ना दोस्तों, ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है,
पहले 4 करोड़ था, अब 10 करोड़ हो चुका है। टर्नओवर जो है 40 करोड़ था, अब 100 करोड़ हो चुका है। क्या है समझ में? ये है रिवाइज्ड थ्रेशहोल्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? तो स्मॉल कंपनी माने एनी कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड करता, पहले 4 करोड़ था अब 10 करोड़, जिसका टर्नओवर, ठीक है, डज नॉट एक्सीड करता 100 करोड़, ठीक है, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़, ठीक है। और एक्सक्लूजन में कोई चेंजेस नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, ये सारे जो है एक्सक्लूजन थे, एक्सक्लूजन में कोई चेंजेस नहीं है। तो तुमको 10 करोड़ एंड 100 करोड़ को याद रख के चलना होगा। फिर आता है हमारा लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा हमारा यहाँ पे चेंज हुआ है, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, यह है प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेंबर इंटरेस्ट इन अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। क्या है इसको समझो, बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों, समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल देख, कभी ना कभी तेरे को भी रिटायर करना है, मेरे को भी रिटायर करना है। सेक्शन 8 कंपनी का एक बुढ़ाऊ, ठीक है, एक बुढ़ाऊ मेंबर है 65 प्लस, रिटायर, वांट्स टू रिटायर। क्योंकि वो मेंबर है, उसके मेंबर का दोस्तों, मेंबरशिप का, क्योंकि वो मेंबर है ना, इतने सालों से मेंबर था, कोई तो इसका बेनिफिट रहा होगा मेंबरशिप का। जितने भी बेनिफिट्स है, इंटरेस्ट है, बीइंग द मेंबर ऑफ दैट सेक्शन 8 कंपनी, वो चाहता है कि वो रिटायर होने के समय पे वो इसको ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर क्या? इंटरेस्ट, ट्रांसफर इंटरेस्ट, क्या बताओ? अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देना, ठीक है, समझ में। अब सेक्शन 8 कंपनी में देखो, नॉर्मली अपने को पता था कि यार अगर तुम किसी नॉर्मल कंपनी में शेयर खरीद रहे हो तो वो शेयर तुम ट्रांसफर कर सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी में तो शेयर भी नहीं होता, तो ट्रांसफर क्या करेंगे? नैपकिन में लिख के दे दे कि हाँ मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। उसके पास कोई फिजिकल ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जैसे शेयर को ट्रांसफर करने का वगैरह वगैरह, क्योंकि शेयर है ही नहीं इस कंपनी में। क्या करेंगे? तो एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा कि देखो बहुत टाइम से ये लफड़ा चल रहा है, इसको एंड करते हैं। चाहे सेक्शन 8 कंपनी में कोई भी शेयर नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल वाला है नहीं, ये तो एनजीओ है, सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो भी मेंबर है वो अपना इंटरेस्ट अगर ट्रांसफर करना चाहते, किसी भी एरा गैरा नथु कैरा को XYZ पकड़ लो, नया बंदा है कंपनी में एज ए मेंबर एंट्री करना चाहते हैं, और इसका जो भी ये एग्जिस्टिंग ये जो रिटायरिंग बंदे का इंटरेस्ट है वो सब इसके पास चला जाएगा। ट्रांसफर कैसे होगा, लीगली करेंगे कैसे? एक फॉर्म बता दिया, SH4, बोला कि SH4 फाइल कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, हो जाएगा। SH4 सिंपल बात, ठीक है, SH4 शैल बी यूज्ड, खत्म। अच्छा, उसके बाद देखेंगे 13 डायरेक्टर्स का देख लो फटाफट, फिर एनुअल रिपोर्ट है, और उसके बाद क्या है, कंपनी लॉ का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर्स का देख लो फटाफट, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या पता है, उसके पास हम लोग करेंगे EBCL, ECIPL, सॉरी EBCL, मैं यार ये हैंगओवर है ओल्ड सिलेबस का, तो ECIPL का कर लेंगे, उसके बाद कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग बाकी करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCA अपडेट फॉर डायरेक्टर्स DIR3 KYC के चेंजेस बताया है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे पहले बार बार फाइल करना पड़ता था, ठीक है, एवरी डायरेक्टर हैड टू फाइल KYC एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर KYC करो, एवरी ईयर। सारे डायरेक्टर को बोला कि एवरी ईयर KYC करो। अब चेंज है, बोले कि एक बार करो 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में, 2026, 2000 अरे यार 2026, 2027, 2028, 3 साल का एक ही बार करो KYC, 3 कॉन्जिक्यूटिव साल का एक बार में KYC करके कंप्लीट करो। तो यहाँ पे बात यह है कि लेस फ्रीक्वेंट फाइलिंग होगा, यहाँ पे क्या बताओ, लेस फ्रीक्वेंट फाइलिंग KYC, ठीक है। सबमिटेड DIR3, गॉट इट, मस्ट बी अपडेटेड विद इन 30 days ऑन और बिफोर 30 जून ऑफ एप्लीकेबल ईयर, जो जिस साल में एप्लीकेबल होगा, पकड़ लो 28 में एप्लीकेबल हो रहा है
तो जून के 30 जून के पहले पहले कर लो, वंस एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। बहुत मजेदार है डायरेक्टर्स के लिए। ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है कंसेप्ट, ये बहुत मजा आ गया मेरे को ये करके। देखो, जो हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चक्कर था अपने को, जो कॉर्पोरेट वाला सोशल वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी था अपने ऊपर, इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब हम लोग क्या करेंगे? सेबी केटर करेगा। बोला सेबी केटर करेगा। क्या करेगा? सेबी केटर करेगा। कैसे केटर करेगा? देखो बहुत सिंपल है, सिंपल चीज मैं तुमको समझाता हूं। कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए, ठीक है, ये क्या करना चाहता है? ये करना चाहता है आ, हमारा कॉर्पोरेट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा? वो टेंशन में है, क्या करे यार, इसके लिए टीम बनाना पड़ता है, बहुत कुछ है, ये करना पड़ता है, वो करना। शॉर्टकट में बताओ ना कुछ, अगर है तो फटाफट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा शॉर्टकट दे रहा हूं तेरे को, स्टॉक मार्केट में जा, स्टॉक मार्केट में जा, स्टॉक मार्केट में जा, स्टॉक मार्केट में जाकर किसी भी नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं इसको, नॉन प्रॉफिट या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट, क्या बताओ? नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ORG, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है, क्या बताओ? जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है, वहां पे वो खरीद लो, वहां पे वो खरीद लो। समझ में आ रहा है? वहां पे वो खरीद लो, वो सिक्योरिटीज तुम खरीद लो। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर तुमने वो सिक्योरिटीज खरीद लिया तो उसी पैसे से ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो बाद में, नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब बिना प्रॉफिट के लिए जो काम करते हैं, वो तो समाज के कल्याण के लिए ही लगाएंगे ना दोस्तों। तो यही चीज है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को खरीद लो, हो गया तुम्हारा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो न्यू एंट्री आएगा, 13 नंबर का एंट्री आएगा दोस्तों, सब्सक्रिप्शन टू जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्या ये समझ में आ चुका है? ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है ना। तो अब शेड्यूल 7 में जो हम लोग पढ़ते थे CSR के लिए 12 आइटम आ चुका है। ठीक है, याद कर लियो दोस्तों, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे सीधा, ये कल करेंगे, ठीक है। SBIL हम लोग सीधा जाएंगे। कैपिटल मार्केट भी कल करेंगे, बहुत सारा है कैपिटल मार्केट का, भाई दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, एक दिन में करवा दूं तो। ECIPL का देख लो फटाफट, ECIPL का देख लो, मजा आ जाएगा। देखो, ये है एक्सपोर्ट वैल्यू रियलाइजेशन का पीरियड को एक्सटेंड करने का टाइम, या फिर इसको स्टैंडर्डाइज करने का टाइम मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। सारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक ही चीज है। होता क्या है मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, इंडिया में, ये जो इंडिया है, इंडिया में जो एक्सपोर्टर्स है वो बाहर देश में, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया गुड सेंड करते हैं, ठीक है। अब इस गुड का वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, XYZ जो भी वैल्यू है। बोला कि जो भी सामान इंडिया के बाहर जा रहा है उसके जो वैल्यू का पैसा इंडिया में आ रहा है, उसका गेट कीपिंग कौन करता है? सिंपल बताओ, उसका गेट कीपिंग कौन करता है? उसका गेट कीपर करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो फेमा तुम पढ़ रहे हो ना, वही। और RBI करता है। फेमा और RBI देखता है कि जो गया है ना सामान इंडिया के बाहर, उसका पैसा आया है कि नहीं, रियलाइज हुआ कि नहीं, पैसा इंडिया में आया है कि नहीं, वो देखता है। सिर्फ तुम्हारा टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का भी टेंशन है, ठीक। अब एक स्टैंडर्डाइज, पहले अलग अलग एक्सपोर्टर्स के लिए अलग अलग दिन डे टाइम था कि ये 12 महीने में रियलाइज हो जाना चाहिए, वो 6 महीने में रियलाइज होने का मतलब होता है पैसा आ जाना चाहिए इंडिया में 12 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर, ऐसा। अब सीधा कर दिए 15 महीना, अब 15 महीना कर दिए। ऑल एक्सपोर्टर्स, all exporters all exporters must realize full export value within 15 months from the date of export। जिस दिन एक्सपोर्ट किया उसके 15 महीने के अंदर अंदर तुमको पैसा इंडिया में लेकर आना है। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, बताओ दोस्तों, यही चीज है। ओके, अच्छा,
और अगर एडवांस पेमेंट हो जाए तो ये तो तुमको हो चुका है, ये समझ में आ चुका है। एक्सपोर्ट वैल्यू रियलाइजेशन पीरियड का था पहला, पीरियड फॉर स्पेशल जोन SEZ, ये सारे, इसका भी है 15 महीना। ठीक है, पहले अलग अलग पीरियड्स थे, अब 15 महीना हो चुका है पूरा। एडवांस पेमेंट का सिंपल ये है कि अगर एडवांस पेमेंट तुमको मिला है तो उसके 3 साल के अंदर अंदर तुमको दे देना है। ठीक है, शिपमेंट कंप्लीट कर देना है। एडवांस पेमेंट शिपमेंट पीरियड, शिपमेंट मस्ट बी मेड विद इन 3 years फ्रॉम द रिसीट ऑफ एडवांस। आज मिला है एडवांस, 3 साल के अंदर अंदर तुमको दे देना है। जो भी तुमको पैसा मिला है, जो भी गुड्स के लिए मिला है, सामान उसको पहुंच जाना चाहिए। तो 3 साल का मैक्सिमम पीरियड बता दिए। ठीक है, या तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा अगर तुमने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अमाउंट पैसा रोक लिया तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, 100 बेसिस पॉइंट अबव LIBOR और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क इज डायरेक्टेड बाय RBI। ये अलग पॉइंट है, ये तुमको याद रखना, सिर्फ याद कर लो। 100 बेसिस पॉइंट अबव LIBOR। ठीक है, ये सर LIBOR होता क्या है पहले ये बता दो। LIBOR होता है लंदन इंटरबैंक, लिखने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ याद रखो, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है, ये 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है, यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1%। ठीक है, शेल नॉट एक्सीड 100 बेसिस पॉइंट अबव LIBOR। ठीक है, जो लंदन इंडियन बैंक ऑफर्ड रेट है उससे उससे कितना ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है, मतलब एक्सीड हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। वो 100 बेसिस पॉइंट तक तुम एक्सीड कर सकते हो इंटरेस्ट देना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका तो एक अलग ही कैलकुलेशन बनता है, ये तुमको अभी करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम ये चैप्टर करोगे तब वहीं पे कर लेना है इस चीज को। ठीक है, तो ये पहले स्पेसिफाइड नहीं था, अब यहाँ पे स्पेसिफाई हो चुका है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट मिल चुका है, खुश हो? हाँ सर मैं खुश हूँ। तो कब करना है, शिपमेंट कब देना है? सर 4 साल लग जाएगा। 3 साल का तो तुमको मैंने लिमिट दिया, तुम बोले हो 4 साल। हाँ सर 4 साल लग जाएंगे, तो 1 साल का तुमको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। कितना दे सर इंटरेस्ट? जो भी LIBOR का रेट है ना, उससे 100 पॉइंट ज्यादा दे सकते हो तुम, मतलब 1% ज्यादा पकड़ लो। LIBOR का रेट है 2% फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2% है। ठीक है, तो तुम इसी रेट पे दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर इससे ज्यादा अगर तुमको मांग रहा है वो लोग, तो तुम 1% ही ज्यादा तुम दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट इक्वल्स टू 1%, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको मैं पॉइंट्स के हिसाब से बताऊं तो पकड़ लो, LIBOR का पॉइंट्स के हिसाब से अगर 200 पॉइंट होते हैं ना, जो स्टैंडर्ड पॉइंट है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है। ठीक है, तो 200 पॉइंट है, लेकिन वो वाले बाहर के लोग इंटरेस्ट ज्यादा मांग रहे। कितना ज्यादा दे सकते हो तुम? 100, इसके ऊपर 100 दे सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। क्या समझ में आ रहा है? मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पेबल बेंचमार्क रेट प्लस उसके ऊपर कितना, 100 बेसिस पॉइंट। ठीक, बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क LIBOR ने जो सेट किया है वही, वो जो भी सेट करे वो। ठीक, क्या ये समझ में आ रहा है? बेंचमार्क प्लस 1%, ये तुमको लिख लो यहाँ पे, तुमको याद, बेंचमार्क प्लस 1%। ठीक है, याद रख लियो। हाँ आगे देखेंगे सर, यही चीज मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अब देखो, ये हम लोग बात करेंगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एसेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडिया। इसको सीजर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? सीजर, SEIZURE, सीजर। ठीक है, सेक्शन 37A सीजर एक्सप्लेन किया है। हुआ क्या और अमेंडमेंट क्या है, इसको समझो अच्छे से। तुमको ना एज एन इंडियन, तुम अब्रॉड हाउ मच यू कैन स्टैश। ठीक है, हाउ मच स्टैश का मतलब तेरे को समझ में आएगा नहीं, मतलब कितना फॉरेन सिक्योरिटीज या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज तू बाहर कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका एक लिमिट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंडिया के बाहर अब्रॉड कितना तू कर सकता है, वो अपने को फेमा बताता है। फेमा एक लिमिट देता है कि इतना तू बाहर रख सकता है अपना। ठीक है, इससे ज्यादा तू रख नहीं सकता।
अगर बाहर में अब्रॉड तू इससे ज्यादा, फेमा ने जो बताया इससे ज्यादा अगर तू होल्ड कर रहा है कोई भी एसेट, समझ इस चीज को, इफ समवन होल्ड्स एसेट अब्रॉड इन वायोलेशन ऑफ फेमा, ऐसा नहीं कि तू होल्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन फेमा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद ही तू होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर तूने रूल फॉलो नहीं किया, फेमा के अगेंस्ट जाके तूने बाहर, तो इंडिया में भी तो तेरा एसेट होगा ना, पकड़ ले, बाहर तूने 200 करोड़ का कुछ प्रॉपर्टी अक्वायर कर लिया बाहर जो फेमा के रूल्स के अगेंस्ट है, इसी इक्विवेलेंट वैल्यू का इंडिया में तेरा जो प्रॉपर्टी होगा ना 200 करोड़ का, उसको हम लोग सीज कर लेंगे इंडिया में, जो है उसको सीज कर लेंगे। कब तक सीज करेंगे? जब तक जजमेंट ना आ जाए। जब अब तो केस चलेगा, तू तो कौन सा छोड़ने वाला है, तेरा 200 करोड़ है ना, केस करे, जब तक जजमेंट ना आ जाए तब तक ये सीज रहेगा ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रिवेंटिव मेजर है, याद रखना दोस्तों, दिल पे नहीं लेना है, ये प्रिवेंटिव मेजर है, प्यूनिटिव नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ तब तक चलेगा जब तक एडजुडिकेशन चलता रहेगा, बस टिल द डिस्पोजल ऑफ एडजुडिकेशन, इस चीज को याद रखना है। सब्सटेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि क्या ये जस्टिफाइबल है कि नहीं सीजर करना, क्या ये सीज करने का पूरा तुम्हारा एक, देखो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ना इंडिपेंडेंट, वो एग्जामिन करेगा क्या सीज करना सही रहेगा कि नहीं, ठीक है। इफ सीजर इज नॉट कंफर्म्ड इट मींस दैट इनिशियल बिलीफ वाजंट जस्टिफाइड। अगर सीज कंफर्म ना हो, इफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लाइंस टू कंफर्म, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है उसने अगर कह दिया कि नहीं ये सीज नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा सीज जो है, तो तुम्हारा जो पहले से बिलीफ था फेमा का कि ये जस्टिफाइड है, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। समझ पे ना? तो ये कुछ स्टेप्स है जो इन्वॉल्व हो चुका है यहाँ पे। कंफर्म इट रिफ्लेक्ट्स दैट द फाउंडेशनल रीजन टू बिलीव वाज नॉट सेटिस्फाइड ऑन द मटेरियल अवेलेबल, ठीक है। ये इसको कहा जाता है अनकन्फर्म्ड सीजर, एक होता है कंफर्म्ड सीजर, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंफर्म करता है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा बहुत तुम्हारा चेंजेस है, मतलब आ चुका है यहाँ पे। अच्छा, अब ये नंबर गेम्स है, नंबर गेम्स देखेंगे हम लोग अच्छे से। देखो, लीगल मेट्रोलॉजी किस किस ने पढ़ा है, बता दो फटाफट। तुमने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छे से समझो। जिस बच्चों को याद नहीं है याद दिला देता हूँ। लीगल मेट्रोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ लॉ दैट रेगुलेट्स वेट मेजर्स, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स में जो तुम्हारा ये लगता है ना, वे जो तुम डाल लेकर आते हो घर में, 1 kg का डाल है, वो जो उसमें अगर तुमने घपला कर दिया, तुम्हारा जो तुमने नीचे मैग्नेट लगा दिया, कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है, ठीक है, वेट्स मेजर्स वगैरह में, तो तुम्हारे ऊपर जो ना बहुत भारी प्रकार का क्या लगता था, बता दो फटाफट, पनिशमेंट लगता था, ठीक है। लीगल मेट्रोलॉजी सिंपल चीज़ है, वो इंश्योर करता है कि तुमने अगर बाजार में 100 रुपीज़ पेमेंट किया है तो 100 रुपीज़ का डाल तुमको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने 100 रुपीज़ पेमेंट किया है तुमको 50 का डाल मिल रहा है, ठीक। सिंपल चीज़, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है, देखो, पहले ना सीधा सीधा फाइन लगा देते थे, बहुत भारी भरकम फाइन लगा देते थे। अब तुमको टोकेंगे, तुमको क्या करेंगे? टोकेंगे। देखो, यह है, तुम उल्टा सीधा काम किया, ऑफेंस किया, किसमें? लीगल मेट्रोलॉजी में, तो तुमको इम्प्रूवमेंट का नोटिस आएगा, इम्प्रूवमेंट का नोटिस आएगा, तुमको बोलेगा कि इसको सुधारो, अगर कुछ मिला नेक्स्ट टाइम तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार ये फर्स्ट चांस मिलता है, फर्स्ट स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक तुमको मिल गया। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड स्ट्राइक नहीं होता, सेकंड स्ट्राइक में कत्ल हो जाता है, फिर तुम्हारे ऊपर लगा देगा फाइन, भारी भरकम फाइन, ठीक है, अगर तुमने ये इंप्रूवमेंट नहीं किया। सिंपल चीज, पहले ऐसा इंप्रूवमेंट वाला चक्कर नहीं था, पहले पहले सीधा फाइन लगाते थे। क्या समझ में आ रहा है? देखो, अब ये है ऑफेंसेस, ठीक है, इसको रीड कर लेना। वार्निंग कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट नोटिस सब में मिलेगा। फर्स्ट ऑफेंस में तुमको, फर्स्ट एक बार पहली बार ऑफेंस किया, फर्स्ट में सब में तुमको इंप्रूवमेंट का नोटिस आएगा, इंप्रूवमेंट का नोटिस आएगा। उसके बाद सेकंड ऑफेंस में दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। सब्सिक्वेंट ऑफेंस में दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, अरे क्या हो गया पेन को? दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। रीड कर पाओगे? याद कर लियो दोस्तों। कुछ पेनल्टीज हैं जहां पे फर्स्ट में ही तुमको लग जाएगा, यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नोटिस नहीं मिलता। फटाफट देख लो, 3 है। ऑल्टरेशन ऑफ वेट मेजर्स टू डिसीव, तुमने वेट का ऑल्टरेशन कर लिया, मतलब तुमने जो वो वेइंग स्केल होता है ना जिसमें तुम मेजर करते हो, उसमें तुमने घपला किया है, ठीक है। पत्थर होते ना, जिस जिस पत्थर से वो मेजर करके वो तुमको देता है,
वे करके देते हैं, उस पत्थर में तुमने घपला किया है, तो यहाँ पे सीधा फाइन लगाएंगे। ट्रांजैक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड तुम्हारा सेट किया गया है फॉर गिविंग ऑल दिस सप्लाईज, उसके अगेंस्ट तुमने कुछ किया हो, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक है। कम दे रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, फाइन। नेट क्वांटिटी में एरर है, फाइन। समझ में आ रहा है? नेट क्वांटिटी में तुमने बता रखा, तुमने पैकेट करके रख दिया, बोला कि 1 किलो के पैकेट, 1 किलो, जब मेजर किए देखे कि ये 900 ग्राम है यहाँ पे, समझ में आ रहा? तो दे दनादन मारेंगे तुमको, मारेंगे नहीं यार, फाइन लगाएंगे। क्या है, समझ में आ रहा है? सब कुछ मारना सब सोल्यूशन नहीं होता है दोस्तों। अगर मारना सोल्यूशन होता तो तुम आज सुधर जाते, है ना? सुधरे नहीं, इसका मतलब क्या क्या दोस्तों। नेक्स्ट क्लास हम लोग दो सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए बता दो फटाफट। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सर जी, ज्यूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट कर लिए, कंपनी लॉ कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिए, ये कंप्लीट कर लिया अमेंडमेंट। कल दो करेंगे हम लोग सेटिंग अप बिजनेस इंटरनेशनल लेबर लॉ एंड कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉ। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे सब जगह पे, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। दोस्तों प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बता दो कि सर हाँ जी बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी रीडिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।